हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जर्नल सिस्टम, जिसमें मैं आपको ओजेएस का वर्जन 3.x की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में है। हम इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में ओजेएस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशंस, थीम से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो बताते हैं, रिजोल्यूशंस बताते हैं, होस्टिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताते हैं। आपको कोई किसी तरह की कोई होस्टिंग में या ओजेएस से रिलेटेड या जर्नल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स मिल सकें। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। अभी हम HTML गेलीज के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। HTML गेलीज जिसमें हम अभी आपको 62 नंबर आपने देखा। 62 में हम देख रहे हैं, 62 नंबर वीडियोस आप देखेंगे। ये मैं 70 नंबर्स बना रहा हूँ, तो 62 नंबर्स वाले में हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देख रहे थे कि HTML गेलीज का क्या स्कोप है, क्या पर्पस है और हम उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। हमने 62 नंबर वीडियोस में देखा। उसके बाद हमने 63 नंबर वीडियोस में देखा कि कौन कौन सी HTML गेलीज की इनवैलिड मेथड्स हैं। आप 062 नंबर वीडियोस है जिसमें मैंने आपको HTML गेलीज का इंट्रोडक्शन बताया था, जो भी उसके स्कोप्स हैं और जो भी उसकी हिस्ट्रीज हैं। 63 में इनवैलिड मेथड्स बताए थे। तो जो ये वीडियोस देख रहे हैं तो हो सकता है कि उन्होंने पुरानी वीडियोस ना देखी हो, तो वो भी आप देख लें। जितने भी HTML गेलीज के जितने इनवैलिड मेथड्स हैं, जो अनएथिकल तरीका आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इनवैलिड मेथड्स जो भी HTML बनाने के लिए। 64 में 63 के बाद हमने 64 में देखा कि HTML गेलीज एक्चुअली है क्या। मतलब HTML गेलीज किससे बनती है, HTML से बनती है। तो हमने HTML का एक पूरा कंप्लीट एक डेमो देख चुके हैं और कौन कौन से HTML गेलीज में बनाने में इस्तेमाल होती हैं वो देख चुके हैं। फिर HTML के जो जनरल टैग्स होते हैं उसका वीडियोस हम देख चुके हैं, आप देख लीजिए। जो जनरल टैग्स होते हैं HTML के, जो HTML गेलीज बनाने में आते हैं। अगर आप ये सारी वीडियोस को भी आप है ना लुकआउट कर लें, विथ एग्जांपल मैंने बताया था। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक एग्जांपल बताया, HTML गेलीज टैग्स के थ्रू एक HTML गेली बनाना बताया है, डेवलप किया था। HTML गेलीज एक डेवलप किया था। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्च इंजन स्कीमा बता चुका हूँ। ये HTML गेलीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो ज़रूरी है, सर्च इंजन स्कीमा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ज़्यादातर लोग जो है इसको छोड़ देते हैं, तो ये वीडियो, इस वाले वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। स्कीमा इसका एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया था। उसके बाद सोशल मीडिया, सोशल मीडिया रिलेटेड, सोशल मीडिया का जो ओपन ग्राफ होता है वो बताया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम जनरली ज़्यादातर लोग HTML गेलीज में इस चीज़ को छोड़ देते हैं, नहीं बनाते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक मुख्य जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था कि इनके HTML गेलीज जनरेट करने के कुछ टूल्स आते हैं। एक तो इनवैलिड मेथड्स या इनवैलिड टूल्स बताए थे, लेकिन एक प्रॉपर एक टूल्स होते हैं कि भाई HTML बनाने के बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बट वो टूल्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन से कंपलसरी फीचर्स होने चाहिए, वो हमने इसको एक्सप्लेनेशन समझा था, लिस्ट ऑफ फीचर्स। लिस्ट ऑफ फीचर्स देखा था जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं और बहुत एक्सपेंसिव टूल्स हैं, लेकिन क्या उनमें वो सारे फीचर्स हैं या नहीं है, उसके हमने एक लिस्ट ऑफ फीचर्स देखा था। अभी मैं आपको एक टूल के थ्रू
आपको HTML गैली हम इस वीडियो में देखेंगे, HTML गैली बनाना देखेंगे एक टूल के थ्रू, जिसमें हमारे सारे कंपलसरी पार्ट्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। अब HTML जो जिन्होंने प्रीवियस लिस्ट ऑफ फीचर से कंफ्यूज हो रहे हो तो वो देख लें। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली उस लिस्ट को हम लिस्ट के अकॉर्डिंग या एक HTML गैली हम बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए HTML गैलीज के। लेट्स स्टार्ट। एक टाइप सेटिंग का टूल है जो कि मैंने अपनी पब्लिशर वेबसाइट पर डाल के रखा हुआ है। हल्का सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये सॉफ्टवेयर को लॉगिन से बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली चलता है पब्लिशर वेबसाइट पे। पब्लिशर वेबसाइट मतलब अगर आपके पास एन नंबर ऑफ जर्नल्स हैं, चाहे 1 जर्नल हो चाहे 10 जर्नल्स हो, तो आपकी एक पब्लिशर वेबसाइट बन जाती है। बहुत सारी पब्लिशर वेबसाइट भी हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। एक पब्लिशर वेबसाइट ये बनी हुई है, एक पब्लिशर वेबसाइट ये बनी हुई है। तो मल्टीपल पब्लिशर्स वेबसाइट्स हैं। जो एक पब्लिशर वेबसाइट ये भी बनी हुई है। ये एक रजा साहब की पब्लिशिंग वेबसाइट है। ये एक पब्लिशिंग वेबसाइट है। ये एक पब्लिशिंग, जैसे इसमें इस वाले में 9 जर्नल्स हैं, इसमें 2 जर्नल्स हैं। तो ये इसका जो लाइसेंस है या सॉफ्टवेयर है वो पब्लिशर वेबसाइट से चलता है। ठीक है। मतलब आपको स्पेसिफिक जर्नल के लिए लाइसेंस नहीं परचेस करना है। आपके जितने भी जर्नल हो उसके लिए आपके पब्लिशर को इशू हो जाएगा और वो चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक दो जर्नल्स हैं, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को मिलाकर आप एक पब्लिकेशन हाउस बना सकते हैं और उसको लाइसेंस इशू हो जाएगा। एक ही पब्लिशर वेबसाइट होगी। इस पब्लिशर वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए हमें यूआरएल के लास्ट में एडमिन लिख के एंटर करना होता है, यूजर नेम पासवर्ड डालना होता है। ये मैंने लॉगिन कर लिया। ये कंटिन्यूसली डेवलप्ड होता रहता है। ये इसका डैशबोर्ड है। हमें इस पब्लिशिंग वेबसाइट में हमें वेबसाइट से रिलेटेड सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। पूरा ई कॉमर्स का पूरा सिस्टम मिल जाता है कि अगर आपको पब्लिकेशन हाउस में पूरा ई कॉमर्स सिस्टम चलाना है, पब्लिकेशंस, ब्लॉगिंग्स, मैगजीन से रिलेटेड सारे फंक्शंस फीचर्स मिल जाते हैं। मेंबर्स डायरेक्टरीज बना सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपकी सोसाइटी है या एसोसिएशन है, तो आप मेंबर्स भी बना सकते हैं। करियर एंड मॉक्स, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं, कोर्सेज होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, उससे रिलेटेड भी इसमें पूरा फंडामेंटली पूरा बना हुआ है। एग्जीबिशंस, जो आर्टिस्टिक सोशल साइंस या सोशल आर्ट्स की जो एग्जीबिशंस होती हैं, इनविटेशंस होते हैं, उसका भी पूरा इसमें सिस्टम बना हुआ है। अभी हम बात कर रहे हैं रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट का, जो एक फंक्शन है जिससे हम HTML गैली बना सकते हैं। तो इसके लिए पब्लिकेशन में जाके रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके जितने भी जर्नल्स होंगे उन सब की लिस्ट आपको सेटअप करके आपको दे दिया जाएगा, जितने भी n नंबर ऑफ जर्नल्स होंगे। फॉर एग्जांपल्स, इसमें नया जर्नल आपको ऐड कराना है, तो आप उस पब्लिशर जो इस सॉफ्टवेयर डेवलपर है या इशू है, आप उनको बता देंगे, या फिर आप खुद भी इस जर्नल टैब पे क्लिक करेंगे, जर्नल टैब पे, और आप नया जर्नल इंसर्ट कर सकते हैं। आपको सेम एज इट इज़ एक जर्नल का पूरा पैटर्न कॉपी करना है और डुप्लीकेट करना है। उसके बाद अपने अपने अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें चेंज कर लेना है। और चेंज करके जब आप उसको, ये नीचे सेव बटन दिया हुआ है, सेव कर देंगे। सेव जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट में आना शुरू हो जाएगा। जब भी कोई चेंजेस करेंगे तो आपको इसको एड्रेस बार पे रख के आपको एंटर करके ओपन करना होगा। अब जैसे मैं इसमें एक सॉफ्टवेयर इसमें बनाता हूँ, मैं बायोमेडिकल का बनाता हूँ। तो बायोमेडिकल जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो जर्नल का नाम, एब्रीविएशंस, EISSN, PISSN, RNI होगा तो RNI, ईमेल आईडी, एनालिटिक्स कोड, उस जर्नल का एनालिटिक कोड, जर्नल पब्लिशर्स का नाम, जर्नल पब्लिशर की वेबसाइट, जर्नल पब्लिशर का लोगो का यूआरएल। मींस अगर आपने अपनी वेबसाइट पे लोगो चेंज करा और आप अभी तक अगर मान लीजिए 50,000 आप HTML गैलीज बना चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली सभी HTML गैलीज के लोगो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो रेफरल यूआरएल लगता है। ऐसे ही रेफरल यूआरएल फॉर CSS भी लगता है, रेफरल यूआरएल फॉर प्रिंट CSS के लिए भी लगता है।
आपको स्टोरेज कहाँ करना है, जो आपकी फाइल्स हैं उसको स्टोरेज का यूआरएल। ये टाइप सेटिंग का एक फंडामेंटल होता है, एक टाइप सेटिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, क्लस्टरिंग का एक फंडामेंटल होता है। तो ये क्योंकि ये सॉफ्टवेयर क्लस्टरिंग को सपोर्ट करता है, सबसे बड़ा फीचर्स जो क्लस्टरिंग को सपोर्ट करता है, हमारे टाइप सेटिंग के सॉफ्टवेयर में क्लस्टरिंग सपोर्टेबल होना चाहिए। मीन्स मान लीजिए कि आपने 1 लाख एचटीएमएल गेलीज बना ली, 10,000 एचटीएमएल गेलीज बना ली, और उनके फाइल्स को आप ओजेएस पे ही अपलोड करेंगे। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ फाइल्स आपकी बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ एचटीएमएल गेलीज बढ़ती जाएंगी, पीडीएफ बढ़ता जाएगा, तो आपका ओजेएस जो है बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें सर्वर्स की हाई कॉन्फ़िगरेशंस और हाई पोर्ट स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब उस केस में क्या होगा, हमें आपके ओजेएस को क्लस्टर्ड करना होगा। क्लस्टर्ड मतलब एचटीएमएल गेलीज अलग सर्वर पे होंगी, उसकी फाइल्स जो हैं अलग सर्वर्स पे होंगी, केस सर्वर्स पे अलग होंगी, ओजेएस अलग सर्वर पे चलेगा, पीडीएफ जितनी होंगी वो अलग सर्वर पे लोकेटेड होंगी। तो उस केस में क्या होगा, हम उसको अलग तभी कर पाएंगे, एचटीएमएल गेलीज और उसकी सपोर्टिंग फाइल्स को हम तभी अलग कर पाएंगे जब उसका स्टोरेज का अलग लोकेशन हो, स्टोरेज बेस्ड लोकेशन होना चाहिए। तो स्टोरेज बेस्ड लोकेशन है, इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर आपके क्लस्टरिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्लस्टरिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे हमने इसमें क्लस्टरिंग किस पे बना के रखी है, जो हमारा पब्लिशर की वेबसाइट है वो एक्चुअली एचटीएमएल गेलीज के फाइल्स के लिए क्लस्टरिंग अलग से है। पब्लिशर वेबसाइट एचटीएमएल गेलीज की फाइल्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आपको सर्व करके दे रहा है। और एचटीएमएल गेली जो एचटीएमएल का आउटपुट है वो एक्सएमएल और पीडीएफ कहाँ जा रहा है, आप ओजेएस पे भी डाल सकते हैं और उसको भी रिमोट लोकेशन में डाल सकते हैं। जैसे कि ओजेएस के अभी नए वर्जन में क्या ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आप रिमोट लोकेशन की पीडीएफ या एचटीएमएल गेलीज का यूआरएल डाल सकते हैं। अभी नए वाले ओजेएस के वर्जन में ऑप्शन आ रहा है। वो क्यों आना शुरू हुआ, क्यों बनाने की उसको जरूरत पड़ी, जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स ज़्यादा होते हैं तो हमारे सर्वर का जो चार्जेस हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। उसको कम से कम लोड रखने के लिए हमने उसको क्लस्टरिंग फंडामेंटल पे लेकर आए। तो हमारा एचटीएमएल का जो टाइप सेटिंग का सॉफ्टवेयर है वो भी क्लस्टर्ड सपोर्टेबल होना चाहिए हर हाल में। हमने ये जर्नल सेलेक्ट कर लिया, जिस भी जर्नल का आपको बनाना है, मल्टीपल आपके जर्नल्स हो सकते हैं एक सॉफ्टवेयर पे। ऑथर की डिटेल्स आपको भरनी है। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है करस्पॉन्डिंग ऑथर, अगर आपका जो भी आप ऑथर डाल रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग है, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, है तो ले लेंगे। जैसे ये मैंने एक करस्पॉन्डिंग ऑथर्स का एक मैंने डिटेल भरी। अब उनका वेब एड्रेस, ORCID, गूगल और पबलॉन्स, ये इसमें फ्यूचर यूज के लिए इसमें रखे गए हैं। इसका प्रॉपरली क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए, इसके लिए इम्प्लीमेंट करने की सॉफ्टवेयर में कोशिश चल रही है। या ऑथर का मैंने नाम डिटेल डाल दी। अगला कोई ऑथर है तो हम अगला कोई ऑथर डाल देंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम का फंडामेंटल है जो हमारी पीवीसी पॉलिसी के अंतर्गत होती है। ये मैं एक और ऑथर की डिटेल भर रहा हूँ। मेरा अगर यूआरएल है तो मैं यूआरएल डाल दूंगा, मेरा यूआरएल अवेलेबल है। ORCID ये सब नहीं है ये। और करस्पॉन्डिंग ऑथर है तो मैं इसको चेक बॉक्स कर दूंगा। ये डल गया। ये मेरे 2 ऑथर हैं, 3 4 5, कोई लिमिट नहीं है, एन नंबर ऑफ ऑथर्स आप भर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इशू मेटा। इशू मेटा मतलब आप जिस इशू में ये आर्टिकल पब्लिश करना चाह रहे हैं उसका ईयर, उसका वॉल्यूम नंबर। यहाँ पर हम मई जून भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम नंबर भी लिख सकते हैं, ईयर का नाम भी लिख सकते हैं, एरा का नाम भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम वॉल्यूम जो भी आपने साल का नाम रखना चाह रहे हैं, विद टाइटल या विद नंबर जो भी हो वैसा आप ले सकते हैं। इशू नंबर, इशू का टाइटल, DOI नंबर, आर्टिकल का यूआरएल, पीडीएफ यूआरएल, एचटीएमएल यूआरएल। ज़्यादातर लोग जो इस 3 चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ये 3 यूआरएल, हमारा तो अभी पब्लिश्ड आर्टिकल पब्लिश तो हो गया है, आर्टिकल को हम पब्लिश करने के लिए गेली बनाएंगे, जब गेली अपलोड कर देंगे पीडीएफ यूआरएल पे तब हमें पीडीएफ का और एचटीएमएल का यूआरएल मिलेगा। तो हम पहले से कैसे डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका आर्टिकल पब्लिश होने के बाद जो नंबर होगा वो यूआरएल तो आपको मिल जाएगा, 431। फॉर एग्जाम्पल एक मैं खोल लेता हूँ, बायोमेडिकल
रिव्यू मैंने एक ओपन कर लिया। इसका मैंने ये एक आर्टिकल खोल लिया। तो हम आर्टिकल्स के कॉपी एडिटिंग सेक्शन में क्या होता है, हम आर्टिकल्स को इमीडिएट पब्लिश कर देते हैं, पीडीएफ और एचटीएमएल गेलीज डाले बगैर। हम अभी उसको डाला नहीं है, उससे पहले ही हमने आर्टिकल्स को पब्लिश कर दिया, हम गेली बाद में पब्लिश करेंगे। ठीक है। अब ये हमें 39 नंबर जो है इसका आर्टिकल का आईडी है, तो यही आईडी जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये सेम जो भी पब्लिश्ड आर्टिकल होगा, और उसी आईडी का यहाँ पर यूज होगा। अब हमें पीडीएफ यूआरएल और एचटीएमएल यूआरएल कैसे मिलेगा, हम कोई भी एक डमी, जैसे इसमें पीडीएफ डला हुआ है एचटीएमएल नहीं डला हुआ, तो हम कोई भी एक डमी फाइल हम यहाँ पर डाल देंगे, कोई भी एक डमी फाइल हम चढ़ा देंगे एचटीएमएल और पीडीएफ की, और बाद में हम उस फाइल को चेंज कर लेंगे। हमारे जब हमारा ये आउटपुट जनरेट हो जाएगा तो हम उस फाइल को यहाँ पर आके चेंज फाइल से सिस्टम से उसको चेंज कर लेंगे, डिलीट करके नहीं चढ़ाएंगे, चेंज फाइल से करेंगे। ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई टास्क नहीं है, आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं, जो भी आपका आउटपुट है डमी यूआरएल भी ले सकते हैं, बाद में हम आउटपुट से चेंज कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ऑप्शन ये है कि यहाँ पर हम ओजेएस में ही आर्टिकल्स को पब्लिश कर देंगे, तो हमें पब्लिश्ड आर्टिकल मिल जाएगा। पीडीएफ की और एचटीएमएल की गली डमी कोई भी ब्लैंक फाइल डाल देंगे तो हमें पीडीएफ और एचटीएमएल का भी यूआरएल मिल जाएगा। मेन्यूस्क्रिप्ट आईडी, यहाँ पर मेन्यूस्क्रिप्ट आईडी क्या है, वही है जो 39 नंबर है। मेन्यूस्क्रिप्ट ये आपका रिसीव्ड कब हुआ था, पब्लिकेशन हिस्ट्री आपको चढ़ानी है, मेन्यूस्क्रिप्ट रिसीव्ड कब हुआ था, आपका रिव्यू राउंड 1 कब हुआ, रिव्यू राउंड 2 कब हुआ, रिव्यू राउंड 3 कब हुआ। ये एडिटोरियल हिस्ट्री के लिए है, ये ज़रूरी पार्ट है, हर जगह के लिए ज़रूरी पार्ट है, जो हमारे पीडीएफ एक्सएमएल और ओजेएस के अंदर भी दिखता है, ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल में भी ये दिखता है कि मैन्युस्क्रिप्ट रिवाइज्ड, रिसीव्ड और राउंड और एक्सेप्टेड ये सब कब कब हुए, कितने दिनों में हुए, कितना, कोई प्रीडेटरी रिकॉर्ड तो नहीं है। तो हमारे ओजेएस के अंदर एडिटोरियल हिस्ट्री भी होती है यहाँ पर, जो आपके पल पल का पूरा रिकॉर्ड स्टोर्ड करता है, एक एक रिकॉर्ड स्टोर करता है। तो हम यहाँ पर जो मेन मेन रिकॉर्ड्स हैं वो हम मेंशन करेंगे, ये हमारा आर्टिकल पब्लिश करेगा। मेटा डिस्क्रिप्शन, ये मेटा डिस्क्रिप्शन ओपन ग्राफ के लिए 200 अल्फाबेट्स का मेटा डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। क्या होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, जब भी हम मान लीजिए कि कोई चीज़ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करा, यही चीज़ मैं सर्च कर लेता हूँ, टाइटल, ये मैं एक टाइटल कोरोना वायरस सर्च करता हूँ, तो ये यहाँ पर जो ये दिख रहा है, इट इज़ अ मेटा डिस्क्रिप्शन, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। ऐसी मेटा मेटा कीवर्ड्स भी होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस हो गया, मेटा कीवर्ड्स भी होते हैं। तो कीवर्ड्स कौन सा होगा, जो हम आर्टिकल्स का कीवर्ड डालेंगे वो। ठीक है। तो मेटा इमेजेस मतलब हर एक आर्टिकल का एक मेटा इमेज होना कंपलसरी है। जैसा कि मैं एक जर्नल पे दिखा देता हूँ आपको, ये ओपन ग्राफ के लिए कंपलसरी है, ओपन ग्राफ और स्कीमा दोनों के लिए कंपलसरी है। इट मीन्स कि आपको वो लेना ही लेना है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे हर एक आर्टिकल में एक टेबल्स या जो भी उससे रिलेटेड पिक्चर्स या टेबल्स या ग्राफ, कोई भी एक चीज़ जो है हम पिक्चर बना के वहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये इसका जो यूआरएल होगा, कॉपी इमेज, इमेज लिंक, ये यूआरएल यहाँ पर डलेगा। ये हमें आउटपुट में कहीं नहीं दिखेगा ये वाला पार्ट, बट ये सब जगह एचटीएमएल में और एक्सएमएल में यूज हो रहा है। ओपन ग्राफ में होगा, स्कीमा में होगा, मेटा में होगा। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आर्टिकल। नेक्स्ट स्टेप हमने आर्टिकल्स पे क्लिक करा, आर्टिकल से रिलेटेड एडिटोरियल सेक्शंस कौन सा है, आर्टिकल टाइप कौन सा है वो हम चूज कर लेंगे। मेन्यूस्क्रिप्ट टाइटल डालेंगे, मेन्यूस्क्रिप्ट रनिंग टाइटल, रनिंग टाइटल मतलब एक तो मेन टाइटल होता है जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट के पहले दिखता है, और एक रनिंग टाइटल जो हर पेज के हेडर पे दिखेगा, हेडर के, हेडर या फूटर के हेडर पे हम शॉर्ट में दिखाते हैं, वो हमारा मेन्यूस्क्रिप्ट रनिंग टाइटल। अब हम चाहते हैं कि ऑथर के नाम साथ में दिखे, कि अंसारी जेड डॉट जेड एट अल एटल, ऐसा लिख देंगे तो हमारा ऐसा दिखने लग, जैसा लिख देंगे हमारा वैसा आउटपुट दिखेगा। कॉमा सेपरेटेड में आप पूरे कीवर्ड्स डाल दीजिए। कैटेगरी नेम आपको डालना ज़रूरी है। सेक्शंस और कैटेगरी में बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, बहुत लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, करते हैं कि यार ये कैटेगरी क्या डालें, कैटेगरी ज़रूरी है। मतलब इसको सिंपल शॉर्ट में समझें तो जैसे एक
एक किसी कोर्स में या किसी ब्रांच में या किसी स्ट्रीम में जब हम पढ़ते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इट इज़ अ कैटेगरी। तो हम कैटेगरीज को कर सकते हैं, कैटेगरीज डालना भी ज़रूरी है। पेज फ्रम हमें मालूम होगा कि इशू का फर्स्ट आर्टिकल होगा तो पेज नंबर 1 होगा। फर्स्ट आर्टिकल बन चुका तो सेकंड आर्टिकल जब बनाएंगे तो फर्स्ट आर्टिकल जहां पर एंड हुआ है उसी से +1 करेंगे तो हमारा पेज फ्रॉम। तो पेज फ्रॉम हमें हर हालत में पता होगा। हमें क्या नहीं पता होगा, तो हमें पता नहीं होगा तो पेज 2 मतलब हमारा आउटपुट कौन से पेज नंबर तक जाएगा। तो कौन से पेज नंबर तक जाएगा पेज 2 वाला, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले एक पूरा आउटपुट बना के यहाँ पर हम कोई भी एक 3-4 पेज नंबर डाल देंगे। आउटपुट बनाने के बाद हमारा लास्ट का जो पेज नंबर आ रहा है वो हम पेज नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसमें एक आइडिया भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि वो ऑटोमेटिकली ही लास्ट का एक पेज, जो भी लास्ट का पेज आया वो पेज 2 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पर डाल दे। तो वो अभी बनने की कोशिश कर रही है। अभी आपको पेज 2 कहाँ पर एंड गया है वो आपको डालना है, वो मैं अभी आपको आउटपुट में बता दूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फंडिंग, ये सब भी शो करते हैं पीडीएफ और एचटीएमएल में, तो ये भी हमने बना के रखा हुआ है। अगर आपके आर्टिकल्स में आप ये सब चीज़ें शो नहीं करते हैं तो हम उसको टेम्पलेट एडिटिंग से हम उसको हटा सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। प्लेगरिज्म कितना परसेंट आया डाल सकते हैं, प्लेगरिज्म एक्सचेकर की रिपोर्ट कितनी आई वो डाल सकते हैं। अभी बहुत से लोगों ने डिमांड करी है कि हमें वीडियो लिंक्स भी चाहिए। वीडियो लिंक्स मतलब हो सकता है हर एक आर्टिकल्स का एक वीडियो लेक्चर भी हो। खासतौर से कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कॉन्फ्रेंसेज में ऑनलाइन वीडियोस भी डिमांड करते हैं कि आप अपने पेपर्स को एक्सप्लेन करता हुआ एक वीडियो सेंड करिए। तो उस वीडियो को आपके आपके जर्नल के किसी यूट्यूब चैनल पे चढ़ा दिया, उस आर्टिकल्स का वीडियो की लिंक इस पे डाल दी और जो आर्टिकल में दिखेगा। अभी ये फ्यूचर स्कोप में है, अभी एक दो लोगों ने ही डिमांड करी है। फुल प्रॉप अभी तरीके से कोई भी, हर आदमी इसको यूज नहीं कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में तो यूज हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट आप पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस को आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है जिस भी पेटेंट में हो। अब दो पॉसिबिलिटी होंगी, आपका रेफरेंसेस आप जब यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो हो सकता है वहाँ 1 2 3 लिखा हुआ ना आए, तो आप यहाँ पर नन ही सिलेक्ट करेंगे। अब कई जगह पे क्या होता है 1 डॉट, फिर उसके सेकंड वाले पे 2 डॉट लिखा होता है, 2 डॉट, ये इस तरीके से नंबरिंग की हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबरिंग पहले नंबरिंग हटाना नहीं है। ये सॉफ्टवेयर आपकी नंबरिंग सेल्फ हटा देगा। आपको क्या लगा हुआ है 1 के बाद वो वाली चीज चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल डॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो हम डॉट चूज कर लेंगे। कई जगह हो सकता है ब्रैकेट्स लगे हुए हों, इस तरीके से ब्रैकेट्स लगे हों, तो हम ब्रैकेट चूज कर लेंगे। नीचे वाले में हम ब्रैकेट चूज कर लेंगे, ये ब्रैकेट चूज कर लेंगे। तो ये आपको हटाना नहीं है, ये सॉफ्टवेयर सेल्फ हटा देगा। ठीक है, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और कुछ भी नहीं लगा है तो नन, नन चूज कर लेंगे। ये आपको हटाना नहीं है, वो सेल्फ हटाएगा। ठीक है, अभी इस पे हटे हुए हैं तो हमने नन चूज कर लिया। सेकंड ऑप्शन आ रहा है, आपको जो आपके आउटपुट में आप किस तरीके से लेना चाह रहे हैं, मतलब आउटपुट में ऑर्डर लिस्ट लेना है या अनऑर्डर लिस्ट। मैं अभी आपको नन का दिखा दे रहा हूँ, फिर ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों दिखाऊंगा। अब आपको रेफरेंसेस में क्रॉस रेफ की लिंक चाहिए, गूगल स्कॉलर की लिंक चाहिए, पबमेड की लिंक चाहिए, कौन सी चाहिए वो हम चेक कर देंगे। जिसकी चाहिए हम उसको चेक कर देंगे। अभी मैं तीनों चेक कर रहा हूँ और एक्सट्रैक्ट रेफरेंस करेंगे। एक्सट्रैक्ट रेफरेंस करेंगे तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो डिटेल्ड है वो उसी कॉलम में आना चाहिए। ये वैंकूवर स्टाइल को फॉलो करता है। इन केस आप वैंकूवर स्टाइल फॉलो नहीं करना चाहते, आपका कोई और स्टाइलिंग है, तो हम ये एक्सट्रैक्टर आपका किसी काम का नहीं है, आपको डायरेक्ट एज ए कंटेंट वहां पर डालना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने देखा कि पब्लिशर का नाम, इश्यूज जैसे वन लाइफलाइंस जो है ये इसी के अंदर आना चाहिए था, है ना। थर्ड नंबर में हमारी एरर है। थर्ड नंबर में हमारे एरर है, ये डॉट लगा दिया, डॉट नहीं होना चाहिए था, कोलन होना चाहिए था। फिर से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब तक हम सारे करते जाएंगे जब तक कि हमारे सारे नहीं हो जाते हैं। जैसे 7th एडिशन, 11th नंबर में 7th एडिशन पे डॉट लगा हुआ था, गलत है, इट इज रॉन्ग। 7th एडिशन पे डॉट लगा हुआ नहीं होना चाहिए।
हम उस डॉट को हटा देंगे, फिर एक्सट्रैक्ट रेफरेंस। इस तरीके से हम तब तक उसको सही करते जाएंगे जब तक कि हमारे सारे रेफरेंसेस सही नहीं हो जाते हैं। और भी हैं, सेवेंथ एडिशन पे डॉट लगे हुए हैं। बेहतर होगा कि इसका वैंकूवर स्टाइल जो हम ले रहे हैं उसमें प्रॉपर बने हुए हों। ठीक है, ये लेने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है कंटेंट। कंटेंट में हम एक एक कंटेंट उठाएंगे। एक एक कंटेंट मतलब हमने पहला एक आर्टिकल उठा लेता हूँ। एक आर्टिकल से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। ये मैंने एक आर्टिकल ओपन कर लिया। जैसे ये एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ले लिया, फिर यहाँ से लेके इंट्रोडक्शन कहाँ पर एंड हो रहा है यहाँ तक सारे पैराग्राफ ले लिए। सब हेडिंग से तो वो भी लेना है एक उसी में ही, आपको अलग से नहीं। ये मैंने हटाया, डिलीट करा। ये मैंने कंटेंट डाल दिया। नीचे एक प्लस बटन होगा, ये रहा प्लस बटन। ये वाला नहीं, ये वाला प्लस बटन जो है आपका गैलरी का फोल्डर बनाने के लिए। प्लस बटन करा, ये ऊपर पहुंच गया। नेक्स्ट आ रहा है, वर्ड फाइल में देखेंगे, नेक्स्ट आ रहा है मटेरियल एंड मेथड्स। ये हमने लिया मटेरियल मेथड्स हेडिंग्स। फिर उसके बाद मटेरियल मेथड्स का जहाँ पर भी एंड हो रहा है यहाँ तक ये हमने कंटेंट ले लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसमें देखिए कुछ लिंक्स बने हुए हैं, बहुत अननेसेसरी के पार्ट्स बने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए से पूरा कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। ठीक है, और जो सब हेडिंग्स होंगी, बोल्ड्स होंगी, वो हमें यहाँ पर दोबारा करना पड़ेगा। ये प्लस कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में देखिए एक पिक्चर है, रिजल्ट हेडिंग में डलेगी। रिजल्ट में एक पिक्चर है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये वहां तक लेंगे जहां तक कंटेंट लेंगे, जहां तक फिगर या जो भी एक्स वाई जेड है। ये फिगर का जो लिखा हुआ है वो भी हमने ले लिया, ये पेस्ट कर दिया, फिगर लिखा हुआ आ गया। अब हमें यहाँ पर फिगर इंसर्ट करना है। हम फिगर इंसर्ट मतलब इस चीज़ को हमें फिगर में इंसर्ट करना है। तो हम हमारे विंडोज़ में एक टूल होता है स्नीपिंग टूल। आप अपने विंडोज़, ये जो सर्च बटन है इस पर सर्च करेंगे तो आपको स्नीपिंग टूल मिल जाएगा। ये इस तरीके का कुछ दिखता है टूल। इस पे हम न्यू क्लिक करेंगे और इससे मैक्सिमम मिनिमम जो है क्रॉप करते हुए एक ले लेंगे कि मिनिमम हमारा एरिया सेलेक्ट होना चाहिए पिक्चर में, मिनिमम, और कोई चीज़ कटे भी ना। ये इधर से मिनिमम थोड़ा सा ऊपर, ये हमने मिनिमम मिनिमम वाला ले लिया। ये इसको सेव कर देंगे। ये मैंने इसको सेव कर दिया डाउनलोड पे, डाउनलोड वाले सेक्शन में सेव कर दिया कैप्चर डॉट जेपीजी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कैप्चर डॉट जेपीजी नहीं लेंगे। जो हमारे आईडी क्या है सॉफ्टवेयर की, इशू की 39 नंबर मैन्युस्क्रिप्ट आईडी है। तब हम जितने भी पिक्चर सेव करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, 39 अंडर स्कोर या डैश का पहला। मल्टीपल पिक्चर्स हो सकती हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये किससे रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड है। हमें तुरंत पता चल जाएगा कि 39 नंबर आई ओजेएस की आईडी का पहली पिक्चर है। सेव कर दिया। देन उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हम वापस सॉफ्टवेयर पे आएंगे। कंटेंट डाल रहे थे, कंटेंट में हमें यहाँ पर एक फ्लो चार्ट डालना है। नीचे एक ऑप्शन देखिए, ब्राउज करके एक ऑप्शन आ रहा है, ब्राउज। ब्राउज करेंगे, आपका हमने सेव करा था डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में 39 नंबर आर्टिकल का पहला ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपलोड पिक्चर करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सेल्फ जो आ रहा है। नेक्स्ट हमने एंटर करा पिक्चर के बाद, और अब हमें जो आगे का कंटेंट है वो हम लेंगे, पिक्चर के बाद का कंटेंट लेंगे। जितनी भी पिक्चर्स होंगी हमें उस पिक्चर्स को
उतने पार्ट्स को हमें ब्रेक करके ही यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट हमारा फिर से डिस्कशन आएगा। डिस्कशन के बाद बहुत बड़ी टेबल्स हैं। ये हम सॉफ्टवेयर पे आ गए, प्लस कर दिया। अब हमारी आ रही हैं बहुत बड़ी टेबल्स, डिस्कशंस। अब डिस्कशंस में हमने हेडिंग डाल दिया। डिस्कशन का अब हम कंटेंट उठाएंगे, जहाँ तक हमारी टेबल से वहाँ तक कॉपी करा, यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर टेबल्स जो हैं वो सिंगल सिंगल पेज की हैं। इसका मतलब हम इन ये बहुत बड़ी टेबल्स हैं, हम इस टेबल्स को वहाँ पर पुट नहीं कर सकते। बहुत मतलब देखिए पूरे फुल पेज पे कवर हो रही हैं, और पेज जो है हॉरिजॉन्टल भी हो गया है। पेज जो है हॉरिजॉन्टल भी हो गया है। तो हम क्या करेंगे? अब हम इस पेज को कुछ नहीं करेंगे, इसका डेटा हम नहीं डालेंगे। ये देखिए दो पेज पे टेबल जा रही है। बहुत छोटी टेबल होगी, ये सिंगल कॉलम, मतलब इतनी टेबल भी अगर होगी, जितना मैंने सेलेक्ट किया है इतनी टेबल भी होगी तो हम ले लेंगे। अदरवाइज अगर ये देखिए दो दो पेजेस में टेबल जा रही हैं, तो हम इस टेबल्स को लेना इम्पॉसिबल है, हम इसको नहीं ले सकते हैं। फिर भी मैं आपको, इसको भी लिया जा सकता है, बट उसके लिए हमें HTML की जानकारी होना ज़रूरी है। मैं इसको भी ले लेता हूँ, इसी पार्ट में ले लेता हूँ। ये मैंने पूरी टेबल इंसर्ट कर दी। अब हमारा ये डिस्कशन पार्ट इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कशंस के बाद, डिस्कशन अभी कंटिन्यू है। डिस्कशन हमारा कंटिन्यू है। फिर हम डिस्कशन का ऊपर हमें हेडिंग लेनी पड़ेगी, डिस्कशन कंटिन्यू, प्लस कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है कंक्लूजन। कंक्लूजन लेंगे, कंक्लूजन, कंक्लूजन का पूरा फुल कंटेंट कहाँ तक है? यहाँ तक है। ये हमने कंटेंट ले लिया, कंटेंट पेस्ट करके प्लस कर दिया। अब मान लीजिए कि आप अगर इसका वैंकूवर स्टाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका एक्सट्रैक्टर भी यूज़ नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? रेफरेंसेस को भी हम एज ए कंटेंट ले लेंगे। रेफरेंसेस को भी यहाँ पर एज ए कंटेंट ले लेंगे। यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे रेफरेंसेस का, और रेफरेंसेस पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब क्योंकि हम रेफरेंसेस यूज़ कर रहे हैं, लास्ट में देखिए ये एंटर करना पड़ा, 17 है। अब रेफरेंसेस हम क्योंकि यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये वाली चीज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें अभी हमें कुछ नहीं करना। अब हम प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमारा आर्टिकल कैसा दिखेगा। एक एक करके देखिए। जब तक हम गेट HTML नहीं करेंगे, जब तक कि हमारा पूरा आर्टिकल्स करेक्टेड नहीं हो जाता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमने एक चीज़ मिसिंग कर दी, हमें पेज 2 तक डालना है। 122 आ रहा है ना, पेज 2 तक तक वाला डालना है, जिसको हमें सही करना है। तो हमने ये क्लोज करा, और इशू मेटा में हमने पेज 2 डालना था। आर्टिकल्स में पेज 2 कितना आ गया? 122 आ गया। नेक्स्ट फिर से हमने प्रीव्यू करा। अब हमें क्या करेक्शंस करना है देखिए। पेज 2 116 से 122 करेक्टेड, करेक्टेड। करस्पॉन्डिंग ऑथर डाला था, तो करस्पॉन्डिंग ऑथर की आ गया, उसकी ईमेल आईडी आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आप, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी जो है वो आपके इमेज के फॉर्म में है। देखिए मतलब ये किसी तरह के गार्बेज हार्वेस्ट टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपके जर्नल्स के ऑथर्स की ईमेल आईडी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वो इसमें नहीं होगा। बाकी चीज़ें मैं आपको अभी आउटपुट में भी शो कराऊंगा। यहाँ पर देखिए, अ, अब हमारी जेपीजी यहाँ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमने जेपीजी का यहाँ पर यूआरएल गलत दिया हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे इशू मेटा में। देखो ना, ये लिखा हुआ। तो हमारा क्या यूआरएल है? हम कौन सी वेबसाइट पे इसको क्लस्टर्ड कर रहे हैं? आपके पिक्चर्स को sysnano.com पे। ठीक है, अब देखते हैं। सॉरी, इशू मेटा, आर्टिकल, ऑथर, जर्नल, ये रहा इशू मेटा। कहाँ पर डाल रहे हैं? जर्नल फाइल स्टोरेज। ये मैंने सही कर दिया। अब देखिए पिक्चर्स दिखेगी, आगे पिक्चर्स। ठीक है, अब कई सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि हमारी बहुत बड़ी अगर टेबल होती है ना, तो उसको पिक्चर फॉर्म में भी डाल देते हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा?
HTML का जब आउटपुट आ जाएगा तो हमें इसको मैनुअली सही करना पड़ेगा, मैनुअली सिंगल पेज में करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्कशन कंटिन्यू, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, ठीक है। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस का एक पार्ट देखिए यहाँ पर बिना किसी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के रेफरेंसेस दिख रहा है, हमें इसका भी एक पार्ट रह गया है रेफरेंसेस। ये हमारे हमको ऑर्डर लिस्ट चाहिए, मेरे आउटपुट चाहिए रेफरेंसेस। अब आउटपुट रेफरेंसेस का आउटपुट देखिए, ये आ गया। रेफरेंसेस के आउटपुट जो आ रहे हैं वो कंटिन्यूटी में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लगकर आ गया। और आर्टिकल्स, क्रॉसरेफ, पबमेड और गूगल स्कॉलर की लिंक भी लगकर आ रही है, जिसको हम अनचेक कर देंगे वो हमारा आउटपुट में नहीं आएगा। जैसे हम क्रॉसरेफ की लिंक हटा देते हैं तो क्रॉसरेफ की लिंक हट जाएगी। अनऑर्डर लिस्ट मतलब हमारा रेफरेंसेस जो है बुलेटेड में दिखेगा, बुलेटेड में दिखेगा, ठीक है, बुलेटेड में दिख रहा है। और हमने कौन सी लिंक हटा दी, हमने क्रॉसरेफ, पबमेड, गूगल स्कॉलर, कौन सी लिंक हटाई है हमने, क्रॉसरेफ की लिंक हटाई है, मतलब DUI वाली लिंक हटाई है। अगर जिसमें DUI होगा वो हट जाएगा। देखिए DUI वाली लिंक हट गई, क्रॉसरेफ की लिंक हट गई, अब पबमेड और गूगल स्कॉलर दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे इंजीनियरिंग का जर्नल होगा तो उसके अंदर पबमेड नहीं होगा, मैनेजमेंट का जर्नल होगा तो पबमेड नहीं होगा, बट बायोमेडिकल का, फार्मा का, इन सब के जर्नल्स होंगे तो पबमेड की लिंक होगी। तो ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का जो रेफरेंसेस में हमने छोड़ दिया था, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमें पेज नंबर कहाँ से, पेज 2 कहाँ से मिलेगा वो क्लियर हो गया। रेफरेंसेस आ गए, कंटेंट आ गए, अब और हमारा यहाँ पर अभी टेबल्स वाले को छोड़कर बाकी सब चीज़ एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। अब हम जब हमारा ये चीज़ हो जाएगी, देन उसके बाद हम गेट एचटीएमएल करेंगे। जब एकदम परफेक्टली सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी तब हम गेट एचटीएमएल करेंगे। जैसे ही गेट एचटीएमएल करेंगे, आपको गेट एचटीएमएल में आपको पूरा कंप्लीट आपको एचटीएमएल का आउटपुट बन के मिल जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, ये क्यूआर कोड भी जनरेट होता है ऑटोमेटिकली, जो आपका पब्लिश्ड आर्टिकल का यूआरएल डालेंगे, ठीक है। ये सेंट्रलाइज नहीं हो सकता, मतलब सिंगल क्लिक पे ये चेंज नहीं हो सकता, बट सिंगल क्लिक, सिंगल फाइंड आउट पे आप अपना डोमेन नेम चेंज कर सकते हैं, यूआरएल को शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यूआरएल में हम इंडेक्स डॉट पीएचपी के साथ ही ले रहे हैं, कई लोग जर्नल पे इंडेक्स डॉट पीएचपी रिमूव कर देते हैं, बट हो सकता है कभी कभी आपने कोई होस्टिंग वगैरह चेंज करी और इंडेक्स डॉट पीएचपी रिमूव होने में दिक्कत आई और आप ढूंढने में लग गए कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तब तक क्या आपका ये क्यूआर कोड और आपका जो जर्नल का यूआरएल है वो डिसेबल्ड हो जाएंगे, लिंक है ना किसी काम की नहीं बचेगी। तो हम जब भी यहाँ पर हाउ टू साइट में जो भी यूआरएल लेंगे वो विथ इंडेक्स डॉट पीएचपी ही लेंगे, बिना इंडेक्स डॉट पीएचपी, क्योंकि वो दोनों केस में वो चलेगी, दोनों केस में, बिना इंडेक्स डॉट पीएचपी के केस में भी चलेगी और इंडेक्स डॉट पीएचपी के केस में भी चलेगी, दोनों केस में चलेगी। तो हमें इसको इसी तरीके से लेना है क्यूआर कोड के साथ भी। क्यूआर कोड में भी जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपका सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। हमारा ये गेट एचटीएमएल आ गया पूरा, देखिए हमने स्टार्टिंग से बता देता हूँ, कैरेक्टर सेट, कंटेंट टाइप, कंटेंट, रोबोट्स फॉलो, ये पूरा हम ले रहे हैं। साइटेशंस का पूरा हम क्रॉस रेफरेंसिंग का ले रहे हैं। आउटगोइंग ओपन ग्राफ का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, साइटेशंस के पूरे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेंट्रलाइज हमारा CSS और प्रिंट स्टाइल चल रहा है हमारा, ठीक है। देन उसके बाद ये तो हमारा जो टेम्पलेट का आउटपुट है वो पूरा बन के आ रहा है। फिर हम यहाँ पर देखिए लास्ट में आपका हम स्कीमा भी फॉलो कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ये रहा हमारा स्कीमा की स्क्रिप्ट, ये पूरी स्कीमा की स्क्रिप्ट है, ये पूरी स्कीमा की स्क्रिप्ट है, ये हम स्कीमा की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर स्कीमा वगैरह जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। एज वेल एज अब ये सेम सॉफ्टवेयर आपका जेट एक्सएमएल भी जनरेट कर रहा है, ये पूरा XML भी जनरेट कर रहा है। इसको मैं कोड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये XML में भी कन्वर्ट आपको बना के, XML बना के भी दे रहा है, पूरा प्रोवाइड कर रहा है XML बनाकर। हाँ, इसके XML में आ, सिर्फ वैंकूवर स्टाइल का ही रेफरेंसेस अटैचमेंट होता है, बाकी नहीं हो सकता। अब दोनों ही हमारे जनरेट हो चुके हैं, तब हम इसको सेव एज एचटीएमएल करेंगे। इस फाइल को हम एक जगह सेव कर लेंगे, मैंने इसको डाउनलोड में अगेन सेव कर लेता हूँ मैं।
XML को भी हम सेव कर लेंगे, सेव एज XML, डाउनलोड में सेव कर लिया। अब आपको हमने यहाँ पर गैलीज में PDF, HTML और XML की डमी गैलीज हमने अपलोड करी थी। अब हम उसको चेंज फाइल करके हम जो हमारी आउटपुटेड फाइल होगी वो हम उसको चढ़ा देंगे। एक चीज़ तो हमारा जो यहाँ पर हमें URL के लिए डमी चढ़ाना पड़ा था इशू मेटा में, ये हमें PDF और HTML डमी के लिए चढ़ाना पड़ा था, ये हमें जो हमें URL चाहिए वो हमें मिल जाएगा। देन उसके बाद में हम चेंज फाइल से फाइल चेंज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप फाइनल, इसमें आखिरी जो बचता है वो ये है कि जो हमारा आउटपुट जनरेट हुआ है, जो भी हमारा आउटपुट जनरेट हुआ है हम उसको ओपन करते हैं डाउनलोड में, HTML में। XML में तो कोई करेक्शंस नहीं करने होते हैं। आपके आउटपुट को नोटपैड प्लस प्लस करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमारी जो एक बहुत बड़ी टेबल है उसको सिंगल कॉलम में करके, एक कॉलम में करके उसको मर्ज करना है, सिंगल कॉलम करना है। ये रही वो टेबल, इसको सिंगल पेज में सिंगल कॉलम में इसको हमें करना है। ठीक है, अभी हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है, टेबल है ना स्टार्ट हो रही है। अ, इसको हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है। टेबल 1 स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स 11 to 15, टेबल 1 स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमें ये वाला पूरा पैराग्राफ नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे ही कंटिन्यूटी में है। वैसे तो ये बहुत बड़ी टेबल है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा HTML एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पेज है, ये वाला पेज हम उसको टेबल की एक अलग से बना के PDF 24 में अटैच कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा ये रहा, ये वाली चीज़ रही, इसको हम एक पेज में लेकर आ जाते हैं। ये हम एक पेज में लेकर आ गए इसको। 8, 7, 6.5, 6.2, वैलिड नंबर 6, 5.5, ये आ गया हमारा एक पेज में। अब इस अकेले इस एक पेज को हम यहाँ पर अपने PDF फाइल से उसको रिप्लेस कर लेंगे, इस वाले PDF में जस्ट रिप्लेस करेंगे। HTML में तो हम छोड़ भी सकते हैं या उसका हम इमेज बनाकर भी यहाँ पर हम पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, वो एक डिफरेंट मेथड है, वो जो भी सॉफ्टवेयर को लेंगे उनको डेमो या प्रॉपर उसका वे पता चल जाता है, बता दिया जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी हमारा एक चीज़ रह गया, हम उस आउटपुट को जो भी हमारा HTML सेव हुआ है उसको हम ओपन कर लेंगे अपने ब्राउज़र में। HTML को ओपन करेंगे, HTML को ओपन करेंगे, लेकिन ये फायरफॉक्स कंपेटेबल नहीं है, हमको यहाँ पर क्रोम चाहिए होगा, इसको हमें क्रोम पे ओपन करना है। क्रोम पे ओपन करना है। ठीक है, आउटपुट हमेशा क्रोम पे ओपन करेंगे। क्रोम पे ओपन करने के बाद इसमें PDF, प्रिंट टू PDF का ऑप्शन आ जाएगा और हमें PDF
भी अपने आउटपुट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। और क्या क्या ऑप्शंस करने होंगे, हमें मार्जिन नन रखना पड़ेगा, पेज पर शीट, और लास्ट में एक ब्लैंक पेज आते ही आता है। क्यों आता है, ताकि कोई अगर पेज का अटैचमेंट हो तो ठीक है, नहीं है तो हम पीडीएफ में क्या करेंगे, यहाँ पर उसको दे देंगे, यहाँ पर कस्टम में एक पेज कम दे देंगे। कहाँ 9 पेजेस है, मतलब 1 से 8 पेज दे देंगे, ब्लैंक पेज हटा देंगे। और नहीं होगा, जैसे हमारे केस में टेबल एक फंस रही है ना, तो हम नो पूरा कंप्लीट 9 पेज ले लेंगे और 90 वाले पेज को हमारे उस टेबल वाले पेज से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, मार्जिन 0 रखना है, बैकग्राउंड ग्राफिक्स को टिक करना है। ठीक है, डेस्टिनेशन में आपको एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, या क्रोम के अंदर इनबिल्ट होता है सेव एज ए पीडीएफ का ऑप्शन होता है, आपको कुछ भी डालना नहीं पड़ेगा और पीडीएफ का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पीडीएफ प्लस एचटीएमएल प्लस एक्सएमएल तीनों चीज़ों के लिए ये परफेक्टली वर्क करता है। एचटीएमएल का फीचर से एक और है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको मटेरियल मेथड्स के उस पर पहुँचा देगा सीधे। ठीक है, रेफरेंसेस, फेसबुक शेयरिंग, ओपन ग्राफ क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं तो फेसबुक शेयरिंग और ट्विटर शेयरिंग भी आएगी, दोनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, ईमेल भी हम कर सकते हैं। तो ये लिंक्स एक बनी हुई आती है, प्लस जो भी हमने लास्ट वीडियो में जितने भी टाइप सेटिंग के टूल्स के सॉफ्टवेयर्स के जितने भी हमने लिस्ट ऑफ फीचर्स जो निकाले थे कि एक सॉफ्टवेयर में होने चाहिए, वो सारे फीचर्स इसके अंदर प्रॉपरली अवेलेबल हैं और कंटिन्यूसली ये अपडेट होते रहते हैं। अब हमें हमने एक लास्ट एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको मैंने बताया कि हम कुछ फीचर जैसे हम ये अपने एचटीएमएल में नहीं दिखाना चाह रहे हैं कोई चीज़, या कोई टेम्पलेट में कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो आप अपने सीएसएस या उसके एब्स्ट्रैक्ट के टेम्पलेट को या पेज के टेम्पलेट में आप मॉडिफाई उसको कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में परमानेंटली आप चेंज हो जाएगा, फिर वही आउटपुट जनरेट करेगा। कोई चीज़ हटाना हो, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट रनिंग टाइटल है, मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल है, ए टाइटल है, डीयूआई नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो हम डीयूआई का ये वाला कोड हटा देंगे तो हमारा डीयूआई हट जाएगा। ठीक है, एम डीयूआई, या डीयूआई को हमें बोल्ड करना है, ब्लॉक कोट ना करके बोल्ड करना है, या कोई उस पर डिज़ाइन डालना है, कीवर्ड्स यहाँ पर आएगा, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट आएगा ऑटोमेटिक। तो हम इस तरीके से कोई भी टेम्पलेट में चेंजेस करके हम उसको हटा सकते हैं। ये रनिंग रनिंग पेज का है, इसको भी हटा सकते हैं। ये व्यू सीएसएस मतलब जो एचटीएमएल का आउटपुट आ रहा है उसका सीएसएस का है, कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह आपको कुछ चेंज करना है ना, फॉन्ट साइज वगैरह कुछ चेंज करना है तो ये चेंज कर सकते हैं। प्रिंट मतलब जो हम जिससे प्रिंट टू पीडीएफ जो हम निकाल रहे हैं उस चीज़ के लिए ये वाला है, साइज A4 में निकाल रहा है, लेकिन आपका अगर ये लेटर साइज है, कोई अनइवन साइज है जो A4 भी नहीं है लेटर भी नहीं है, कोई अलग ही साइज है, तो हम वो भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू एडजस्ट, इसके लिए कोई प्रॉपर डेवलपर ही होगा वो इसको एडजस्ट कर पाएगा। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर में और भी नई नई चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि भाई और दूसरे स्टाइलिंग का भी एक्सट्रैक्टर बन जाए, बट उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। और भी कई सारे ऑनलाइन ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपके रेफरेंसेस को दूसरे रेफरेंसिंग स्टाइल में करेक्ट भी कर देते हैं और प्रॉपर भी कर देते हैं। तो हमें इसकी कोई ख़ास अभी ज़रूरत है नहीं। ये वैंकूवर स्टाइल का सिर्फ एक्सट्रैक्टर है जो कॉलम वाइज बताया था, ताकि हम एग्जिस्टिंग की एरर पता पता कर सकें कि एग्जिस्टिंग में कोई एरर तो नहीं है। लेकिन बाकी रेफरेंसिंग स्टाइल की भी चेक करने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, फ्री भी हैं ओपन सोर्स भी हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसी सॉफ्टवेयर में कोई और नया करेक्शंस आपको जस्टिफाइड हो कि हमें ये चीज़ भी ले सकते हैं, ये बढ़ा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, ये सॉफ्टवेयर में अमेंडमेंट करने की कोशिश की जाएगी। इस सॉफ्टवेयर में सच अब कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट हम आपको जो अगला वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमें आपको बताऊंगा कि क्लस्टरिंग क्या चीज़ होती है। क्लस्टरिंग हम आने वाले में क्लस्टरिंग यूज़ करने वाले हैं, तो क्लस्टरिंग करने के लिए मल्टीपल सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है, वीपीएस की ज़रूरत पड़ती है, डेडिकेटेड सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ क्लस्टरिंग से पहले जो सेटअप आता है वो ये आता है कि बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किया है कि सर AWS पे हम ओजेएस को कैसे डाल सकते हैं, अमेजोन पे या गूगल क्लाउड पे हम कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम जो एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है हम उस पे कैसे डाल सकते हैं,
क्या प्लानिंग करनी होती है, क्या सेटअप करना होता है, इसके लिए क्या क्या हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। हमारा जो अब जो वीडियोस आएंगे 71 नंबर आएगा, तो मैं इसमें बताऊंगा AWS पे CentOS के साथ कैसे हम सेटअप कर सकते हैं, AWS पे हम OJS कैसे डाल सकते हैं, OJS का सेटअप कैसे डल सकता है। अब AWS में भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं कि CentOS के साथ CWP कंट्रोल पैनल होता है, सी पैनल होता है, ठीक है, लाइट स्पीड होता है, लाइट स्पीड अपाचे सर्वर होता है, CentOS में अपाचे सर्वर होगा, ठीक है। उबंटू के साथ कैसे कर सकते हैं, और भी जो फ्री फ्री जो कंट्रोल पैनल है वो सब कैसे आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है AWS पे हम OJS को कैसे सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ती हैं, क्या क्या उसके लिए प्रोसीजर करना पड़ता है, कौन कौन से कमांड्स चलानी पड़ती हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर रहेगा, फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर होगा, सिक्योरिटी चेक्स कैसे होंगे, कैसे हमें कोई प्रॉब्लम आएगी सर्वर को रिस्टार्ट करना होगा तो कैसे करना होगा, AWS में इंस्टेंस जो हम बना रहे हैं उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन लेना होगा, AWS का हम साइन अप कैसे करेंगे, बिलिंग को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, बैकअप सबसे इम्पोर्टेंट, बैकअप बैकअप तो OJS के अंदर सबसे ज़रूरी है। तो बैकअप कैसे हम पॉलिसी बैकअप पॉलिसी कैसे बनाएंगे, हम मैन्युअली किस तरीके से बैकअप लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम AWS के साथ और AWS पे ओपन जर्नल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हमें AWS पे जाने की कब ज़रूरत पड़ेगी, क्लस्टरिंग कैसे कर सकते हैं, ऑटो स्केलिंग कैसे होगी, इलास्टिक आईपीस कैसे होंगी, ये सब चीज़ें हम अपकमिंग कुछ वीडियोस में AWS और OJS का तालमेल देखेंगे किस तरीके से होगा। अभी वीडियोस में किसी तरह की या ट्यूटोरियल्स में किसी तरह की या इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई क्वायरीज हो या सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उसका रिजोल्यूशन दूंगा। और इस सॉफ्टवेयर में और कौन कौन से अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, या OJS में हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये सॉफ्टवेयर OJS के थ्रू चल ही नहीं सकता, क्योंकि मल्टीपल जर्नल्स वालों के लिए ये सॉफ्टवेयर नॉन सपोर्टेबल हो जाएगा अगर हम उसको OJS पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। दूसरा, क्लस्टरिंग नॉन सपोर्टेबल हो जाएगा, क्लस्टरिंग हमारी ज़ीरो हो जाएगी। इसके लिए हम इसको कभी भी OJS की प्लगइन्स पे इसको हम नहीं ला सकते हैं। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको थीम बनाना भी बताऊंगा। बहुत से लोगों ने थीम में भी बहुत गड़बड़ियां करके रखी हुई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी, थीम के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा अपकमिंग वीडियोस में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।